तो बच्चों अब स्टार्ट करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर के हमारे चैप्टर का सबसे आखिरी टॉपिक वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट को बच्चों जैसा कि आप जानते हो एक और नाम होता है, क्या बोलते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट, है ना। तो वेक्टर प्रोडक्ट या फिर इसको बोल सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, दोनों नाम बोल सकते हैं ना, क्रॉस प्रोडक्ट। तो इसके अंदर क्या होता है बच्चों, दो वेक्टर्स को जब आप मल्टीप्लाई करते हो क्रॉस प्रोडक्ट के थ्रू तो आपको एक वेक्टर मिलता है। मान लीजिए दो वेक्टर हैं, ठीक है, दो वेक्टर मान लेते हैं। चलिए लेट अस टेक एनी टू वेक्टर्स। ये पहला वेक्टर मान लिया, मान लीजिए ये दूसरा वेक्टर है ना, दो वेक्टर्स हो गए। इन्हें मैं नाम दे देता हूँ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है जी। और इनके बीच का जो एंगल है वो एंगल है थीटा। ये इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है और आपसे पूछा गया है कि इन दो वेक्टर्स को क्रॉस प्रोडक्ट के थ्रू मल्टीप्लाई करना है ना, यानी क्या करना है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालना है। तो बच्चों एक डेफिनेशन है, ए क्रॉस बी को हम क्या निकालते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ठीक है, इंटू साइन थीटा। थीटा क्या था, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल, ठीक है, इन दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल है वो थीटा है। इसमें एक चीज और होती है, देखो ये ध्यान देना बच्चों, ये इतनी जो चीज है, ये जो मैंने लिखा है अभी मॉड ए मॉड बी और साइन थीटा, ये वैल्यू स्केलर है, इसमें कहीं वेक्टर नहीं है। ठीक है, आपको पता है कि वेक्टर प्रोडक्ट का रिजल्ट एक वेक्टर होता है, तो इसके साथ में मैं एक वेक्टर, एक्चुअली अ यूनिट वेक्टर ना, यूनिट वेक्टर में अटैच करता हूं, इसको नाम देता हूं मैं एन कैप। तो ये होती है ए क्रॉस बी की डेफिनेशन। यदि ए और बी दो वेक्टर्स हैं तो ए क्रॉस बी इज डिफाइंड एज मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन ऑफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इनटू एन कैप। तो बच्चों ए और बी तो सिंपल दो वेक्टर्स हैं, कोई भी दो वेक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। एन कैप क्या है, तो एन कैप इज द यूनिट वेक्टर, ठीक है, यूनिट वेक्टर है विच इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बोथ, यानी ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होना चाहिए। अब दो वेक्टर्स हैं और उनके परपेंडिकुलर कोई तीसरा वेक्टर है, तो मतलब क्या हुआ इसका कि ए और बी के प्लेन से परपेंडिकुलर। नहीं समझ में आई बात? देखिए पहली बात तो ये समझ लीजिए कि कोई भी दो वेक्टर्स, ठीक है, कोई भी दो वेक्टर्स किसी भी तरह से रैंडमली ओरिएंटेड होंगे, तो हमेशा ध्यान रखना कि किसी भी कि कोई भी दो वेक्टर, मान लीजिए मैं एक दो पेन ले लेता हूं, है ना, दो वेक्टर समझाने के लिए। मान लीजिए मेरे पास ये दो पेन्स हैं। अब आप बोलेंगे कि मैं एक स्टेटमेंट देता हूं, पहले उस स्टेटमेंट के कंटेक्स्ट में आप मेरी बात समझना। मैं बोल रहा हूं कि दो वेक्टर्स हमेशा को प्लानर होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि दो वेक्टर्स हमेशा एक प्लेन में ही लाई करेंगे, चाहे कैसे भी ले लो उनको, क्या चाहे कैसी भी ओरिएंटेशन कर लो उनकी, चाहे कैसी भी डायरेक्शन बना लो। 3D में, नॉट ओनली 2D, 3D में दो वेक्टर है कोई भी, वो कैसे भी ओरिएंट कर लो उनको, है ना, वो हमेशा एक प्लेन में लाई करेंगे। ये मेरा स्टेटमेंट है। आप देखना कैसे, मान लीजिए एक वेक्टर सिंपल रखा, दूसरे वेक्टर को मैंने ऐसे कर दिया। अब आप कहोगे सर ये कैसे एक प्लेन में लाई करेंगे, ये तो एक प्लेन लाई कर ही नहीं सकते। अब देखो यदि मैं इसको मूव करके यहाँ ले आऊँ तो एक प्लेन में आ गई, दिख रहा है, क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा है हम लोगों ने बच्चों, कि वेक्टर्स को खुद के पैरेलल मूव कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। तो ये जो वेक्टर है जो मेरे लेफ्ट हैंड में है, ठीक है, यदि ये यहीं है 3D में स्पेस में, कोई भी वेक्टर कहीं भी हो सकता है। यदि ये यहाँ है तो ये वेक्टर एक प्लेन में नहीं आएंगे, लेकिन मैं यदि इसको मूव कर दूँ इस तरीके से तो ये प्लेन में आ गए, ठीक है। फिर आप बोलोगे सर मैं इसको ऐसे टेढ़ा कर दूँ तो, और इसको ऐसे कर दूँ तो देखो मैं फिर भी ऐसा कर सकता हूँ एडजस्टमेंट कि दोनों एक प्लेन में आ ही जाएंगे। यानी मैं उन वेक्टर्स को खुद के पैरेलल, यानी इन वेक्टर्स के ही पैरेलल मूव कर सकता हूं। यानी इस वेक्टर को मूव करूंगा तो इसके खुद के पैरेलल मूव करूंगा, इसको मूव करूंगा तो इसके पैरेलल मूव करूंगा, और मूव करते करते मैं इस तरीके से एडजस्ट कर दूंगा कि अल्टीमेटली ये एक प्लेन में आ जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि कोई भी दो वेक्टर्स हो 3D में वो हमेशा कोप्लानर होंगे। ये बात समझ में आ गई। तो अब बात करते हैं ए और बी वेक्टर की। मैंने कोई स्पेसिफिकेशन लिया ही नहीं है कि ए और बी किस तरीके से होना चाहिए। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि ए और बी कोई भी वेक्टर्स हैं 3D में, कोई भी वेक्टर, ठीक है। और फिर ये स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि दुनिया में कोई भी दो वेक्टर्स हों 3D में वो हमेशा कोप्लानर होंगे।
बशर्ते वो फ्री वेक्टर्स हों। ये नहीं कि आपने फिक्स कर दिया कि वो मूव नहीं कर सकते, ठीक है। तो जनरली जो वेक्टर्स पढ़ते हैं वो क्या कहलाए जाते हैं, फ्री वेक्टर्स, यानी ऐसे वेक्टर्स जो कि खुद के पैरेलल मूव हो सकते हैं। तो ए और बी आर फ्री वेक्टर्स रैंडमली ओरिएंटेड एनीवेयर इन 3D, ठीक है। तो ये दो वेक्टर्स हमेशा एक प्लेन बनाएंगे, यानी एक प्लेन में लाई करेंगे, और जो एन कैप है ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा हमेशा। तो बच्चों एन कैप क्या होगा, एन कैप ए और बी वेक्टर्स के थ्रू जो प्लेन है, या ए और बी को कंटेन करने वाला जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर होगा एन कैप, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेरी दिमाग में आनी चाहिए कि एक प्लेन के परपेंडिकुलर दो डायरेक्शन हो सकती हैं। कैसे, एक तो ये जैसे बोर्ड है, इसको मैं प्लेन मान लूं, तो इस प्लेन से बाहर आपकी तरफ को आता हुआ एक डायरेक्शन हो सकता है, और एक डायरेक्शन इस प्लेन के या इस बोर्ड के अंदर को जाता हुआ हो सकता है, ठीक है। कोई भी, जैसे मान लीजिए मेरा हैंड है, ये प्लेन है, तो ये भी एक डायरेक्शन है परपेंडिकुलर टू प्लेन है, और ये भी एक डायरेक्शन है परपेंडिकुलर टू प्लेन है। तो दो डायरेक्शन हो गई प्लेन के परपेंडिकुलर। किस डायरेक्शन में हम एन कैप को मानेंगे, ये नेक्स्ट क्वेरी होना चाहिए। तो आइए उसको समझ लेते हैं। देखिए उसको समझने के लिए क्या करना चाहिए, एक बार इस डायग्राम पर फोकस कीजिए। इसमें क्या है, दो चीजें आपको समझनी पड़ेंगी कि एक होता है कि वेक्टर्स के बीच में एंगल। अब मैं ये भी बोल सकता हूं बच्चों कि ये जो एंगल है, ये एंगल विच इज एक्चुअली 2 पाई माइनस थीटा, ये भी तो वेक्टर्स के बीच में एंगल ही है, बिल्कुल है। तो मैं फिर यही एंगल क्यों लेता हूं हमेशा, ठीक है। ये भी एंगल हो सकता है वेक्टर के बीच में, कोई बुराई नहीं है, ठीक है। तो एक्चुअली क्या करते हैं कि वेक्टर्स के बीच में जो एंगल होता है उसमें जो छोटा एंगल होता है 180 से छोटी वैल्यू, 180 है तो बात ही खत्म हो गई, फिर तो कहीं भी ले जाओ, हम उसके इसके बाद में डिस्कस कर लेंगे। मान लीजिए 30, 60, 90, 180 से छोटी कोई वैल्यू है थीटा की, तो एक एंगल जैसे मान लीजिए थीटा मान लीजिए 120 डिग्री है, तो ये होगा 120 डिग्री, ठीक है, 120 डिग्री। और ये वैल्यू क्या बन जाएगी बच्चों, ये बन जाएगी 240 डिग्री, ठीक है जी। तो कौन सी वैल्यू बड़ी हुई, ये वैल्यू बड़ी हुई और ये वैल्यू छोटी हुई, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है कि आप छोटा एंगल निकालिए। दो एरोज हैं, बेसिकली दो वेक्टर्स दो एरो से रिप्रेजेंट हो रहे हैं, तो इनके बीच में जो छोटा वाला एंगल है उस एंगल को देखिए, ठीक है। दूसरी बात, ए क्रॉस बी में जो पहला वाला वेक्टर है, यानी यहाँ ए जो पहला वाला वेक्टर है, उस वेक्टर पर फोकस कीजिए और अपने राइट हैंड को दाहिने हैंड की जो हथेली है उसको इस तरीके से रखिए कि आपकी जो उंगलियां हैं वो इस पहले वाले वेक्टर की डायरेक्शन में पॉइंट होनी चाहिए। जैसे मुझे थोड़ा सा ओरिएंट होना पड़ेगा, ये मेरी फिंगर्स, राइट हैंड है मेरा, राइट हैंड की फिंगर्स पहले वाले ए वेक्टर, जो ए क्रॉस बी में पहला जो वेक्टर है उसके तरफ, उस वेक्टर की डायरेक्शन में राइट हैंड की फिंगर्स को रखा, और छोटे वाले एंगल के थ्रू मैंने दूसरे वाले वेक्टर की तरफ अपने उंगलियों को कर्ल किया, उंगलियों को मोड़ा, ठीक है। तो थंब की जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन होगी एन कैप की। बस समझ में आई, क्या रखना है याद, छोटा वाला एंगल के थ्रू पहले वाले वेक्टर से दूसरे वाले वेक्टर की तरफ उंगलियों को मोड़ना है। यानी कोई कह सकता है कि सर मैंने तो ऐसे रखना है हाथ को, ये डायरेक्शन भी ए वेक्टर की डायरेक्शन में ही है और बड़े वाले एंगल की तरफ से मोड़ दिया, तो आंसर गलत आ गया। तो क्या होना चाहिए, छोटे वाले एंगल की तरफ से मोड़ना है, हाथ को रखो पहले ए वाले या फर्स्ट वाले वेक्टर की तरफ हाथ को रखो, और दूसरे वाले जो क्रॉस प्रोडक्ट में सेकंड जो वेक्टर है उसकी तरफ फोल्ड करना है, और ऐसे फोल्ड करना है कि वो छोटे वाले एंगल के थ्रू मोड़ना चाहिए हाथ, ठीक है। फिर जो थंब की डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन एन कैप की होगी। इसको बच्चों वीडियो को एक बार रिवाइंड करके इतना पोर्शन आप दोबारा देख लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है कि एन कैप या नॉर्मल वेक्टर की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं इन क्रॉस प्रोडक्ट, और फिर कुछ एग्जांपल से इसको प्रैक्टिस करके देखो। तो बच्चों एक केस हम लोगों ने कहा था कि हम बाद में डिस्कस करेंगे, वो केस था कि जब थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो, ठीक है जी। हम लोगों ने क्या देखा कि यदि थीटा की वैल्यू 180 डिग्री से छोटी है तो किस तरीके से हम ए और बी के बीच की ए और बी के क्रॉस प्रोडक्ट में एन कैप की डायरेक्शन निकालते हैं। अब हम समझेंगे कि बच्चों यदि थीटा 180 हो तो क्या होता है। अब यहां ध्यान दो बच्चों, साइन थीटा यूज हो रहा है और साइन 180 होता है 0। इसका मतलब ये हो गया कि जब थीटा 180 होगा तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा, तो डायरेक्शन निकालने की कोई मतलब ही नहीं है। इसीलिए मैंने बोला था कि वो तो केस अलग ही हो जाएगा ना, 180 जब साइन थीटा 180 होगा तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। सिमिलरली यदि थीटा 0 है तब भी बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट
जीरो हो जाएगा, बिकॉज साइन जीरो इज जीरो। तो क्या मतलब हुआ, इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ए वेक्टर और बी वेक्टर या कोई भी दो वेक्टर यदि वो कोलिनियर हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है बच्चों, भूलना नहीं है, और कई जगह यूज हो जाती है। बच्चे कई बार फ्लो में ये ध्यान नहीं देते कि ये कोलिनियर वेक्टर है या पैरेलल वेक्टर है तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट तो जीरो होगा। तो ये इमीडिएटली दिमाग में आना चाहिए जैसे ही दो वेक्टर्स पैरेलल आ गए या कोलिनियर आ गए, है ना। कोलिनियरिटी का मतलब क्या होता है बच्चों, एक ही लाइन में होना। अब उस लाइन में आप अपोजिट भी हो सकते हैं या सेम भी हो सकते हैं। सेम डायरेक्शन दो वेक्टर है तो एंगल जीरो होगा उनके बीच में, और अपोजिट डायरेक्शन में तो एंगल 180 होगा, मगर दोनों ही को हम क्या बोलेंगे, कोलिनियर है। तो कोलिनियरिटी यदि होती है दो वेक्टर्स में तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है, ये आप याद रखना बच्चों, ठीक है जी। नेक्स्ट चीज बच्चों देखते हैं, हाँ ये जो एन कैप है बच्चों, दिस इज यूनिट नॉर्मल वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर है, ये चीज याद रखना, ठीक है जी। इसका मैग्नीट्यूड 1 है, यूनिट वेक्टर विच इज नॉर्मल टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी वेक्टर्स, ठीक है जी। ये इंफॉर्मेशन हो गई। अब बच्चों एक और इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं, यहां हमने ए क्रॉस बी तो देखा, एक बार बी क्रॉस ए भी करके देख लेते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी क्रॉस ए? तो बाय डेफिनेशन बी क्रॉस ए क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ठीक है। मैं वेक्टर को मॉड लगा के लिख के डायरेक्ट लिखता हूं, तो डायरेक्ट वैल्यू भी ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगी, बी इंटू ए इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन बी एंड ए इंटू नॉर्मल यूनिट वेक्टर। मैंने इसको एन डैश बोल दिया अभी। तो अब नॉर्मल यूनिट वेक्टर देखो, बी और ए और साइन थीटा तो सेम होगा जैसे कि ए क्रॉस बी में था। हो सकता है कि एन डैश कैप की वैल्यू डिफरेंट आए या सेम आए। तो लेट्स डू वन एक्सरसाइज। बी क्रॉस ए को जैसे हमने मेथड समझी थी, ए क्रॉस बी का एन कैप, यानी ए क्रॉस बी करते समय जो नॉर्मल वेक्टर आ रहा था, ठीक है, उसी प्रोसेस को हम बी क्रॉस ए के लिए भी करके देखते हैं। तो बी क्रॉस ए है तो पहले हम बी की तरफ अपने राइट हैंड के फिंगर्स को स्प्रेड करते हैं, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में। फिर ए की तरफ फोल्ड करना है थ्रू स्मॉलर एंगल। मैंने अज्यूम किया होगा कि ये स्मॉलर एंगल है, तो बी से ए की तरफ जा रहा हूं थ्रू स्मॉलर एंगल, तो मेरा थंब कहां जाएगा, बोर्ड के अंदर, ठीक है जी। और ये वेक्टर कहां रहा था, बोर्ड के बाहर। तो ये जो वेक्टर आया एन डैश कैप, ये बेसिकली क्या हो गया, माइनस ऑफ एन कैप। ये बोथ आर एन कैप एंड एन डैश कैप बोथ आर यूनिट वेक्टर्स, और एन डैश कैप आ रहा है माइनस ऑफ एन कैप। क्यों? क्योंकि एन कैप कहां आ रहा था, बोर्ड के बाहर। देखिए ना, ए क्रॉस बी, तो ए की तरफ राइट हैंड की फिंगर्स को रखा, बी की तरफ कर्ल किया, थंब इज पॉइंटिंग आउटवर्ड्स, है ना, अवे अवे फ्रॉम द बोर्ड, है ना, आपकी तरफ, आपके बच्चों की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो एन कैप है। और बी क्रॉस ए कहां पॉइंट कर रहा है बच्चों, बोर्ड के अंदर की तरफ, तो ये हो गया माइनस एन कैप। तो इसको मैं यदि लिखूं, यदि यूज करके इस वैल्यू एन डैश को मैं एन कैप से रिप्लेस करूं, माइनस एन कैप से रिप्लेस करूं, तो क्या वैल्यू मिलेगी बच्चों मुझे, माइनस बी ए साइन थीटा एन कैप। और इतनी जो वैल्यू है, ये वैल्यू जो है, ये क्या होता है बच्चों, ये होती है ए क्रॉस बी। तो फाइनली व्हाट आई गेट इज माइनस ऑफ ए क्रॉस बी। तो रिजल्ट क्या मिल गया मुझे, बी क्रॉस ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए क्रॉस बी, यानी कि वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज नॉन कम्यूटेटिव। इसका मतलब क्या होता है, नॉन कम्यूटेटिव, ठीक है जी। जबकि हमने देखा था कि जब हम स्केलर प्रोडक्ट करते हैं या डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो वो कम्यूटेटिव होता था। आपको याद होगा जब हम करते थे ए डॉट बी, ठीक है, तो वो होता था बी डॉट ए के इक्वल, ठीक है, ए डॉट बी और बी डॉट ए इक्वल होता था, जबकि ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए इज नॉट इक्वल, एक नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, याद रखेंगे। साथ में ये याद रखेंगे कि दो वेक्टर्स यदि कोलिनियर है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है। एग्जाम में कई बार फ्लो में बच्चों को दिमाग में रहते नहीं कि सिंपल सी चीज है, सबसे पहले वो दिमाग में आना चाहिए, वो क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर लेते हैं, फिर बाद में देखते हैं और बोलते हैं अरे यार तो एंगल ही जीरो है, इतना करने की जरूरत ही नहीं थी। वो फालतू में मॉड बी निकालते हैं, मॉड ए निकालते हैं, साइन एंगल भी निकालते हैं, सारी एक्सरसाइज करते रहते हैं, फिर फाइनली देखते हैं अरे तो जीरो आ रहा है। एंगल ही देख लेते पहले कि ए और बी के बीच में एंगल जीरो है या 180 है। तो ऐसी सिली मिस्टेक्स अवॉइड करना बच्चों, स्मार्टली काम करना। चलिए बच्चों, इतनी अंडरस्टैंडिंग करने के बाद जो नेक्स्ट काम की बात करनी है वो ये है कि जो आई कैप, जे कैप और के कैप तीन यूनिट वेक्टर्स होते हैं, ठीक है, एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में, उनका क्रॉस प्रोडक्ट किस तरीके से हमें याद रखना है और इंपॉर्टेंट है। हमने डॉट प्रोडक्ट ऑलरेडी सीख लिया कि आई डॉट आई 1 होता है और आई के अलावा किसी और के साथ डॉट प्रोडक्ट जैसे आई डॉट जे और आई डॉट के 0 होता है, ठीक है। तो ठीक इसी तरह से हम देखेंगे कि आई क्रॉस आई क्या है, आई क्रॉस जे क्या है, आई क्रॉस के क्या है, या इनका कोई भी कॉम्बिनेशन लेते हैं तो किस तरीके से उसका क्रॉस प्रोडक्ट का वैल्यू निकल के आती है।
तो एक्चुअली ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट तरीका बताऊंगा आपको, एक ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आप बहुत जल्दी आई क्रॉस के, आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के कुछ भी वैल्यू आ जाए आप इमीडिएटली कर सकोगे। ठीक है, ये हम सीखने जाते। चलिए तो क्या करते हैं कि सबसे पहले देखते हैं फॉर्मूले से चलते हैं। जैसे आई इस मान लीजिए आ गया आई क्रॉस जे आ गया। ठीक है जी, तो फॉर्मूला क्या कहता है, मैग्नीट्यूड ऑफ आई मैग्नीट्यूड ऑफ जे एंगल बिटवीन आई एंड जे का साइन इनटू एन कैप। तो मैग्नीट्यूड ऑफ आई इज 1, मैग्नीट्यूड ऑफ जे इज 1, एंगल बिटवीन आई एंड जे इज 90 डिग्री, है ना। आई क्या है, एक्स डायरेक्शन है, आई कैप क्या है, एक्स डायरेक्शन में है, और जे कैप विच इज यूनिट वेक्टर इन वाई डायरेक्शन। तो एक्स और वाई डायरेक्शन में एंगल होता है 90 डिग्री का, तो साइन ऑफ 90 डिग्री आएगा, साइन ऑफ 90 डिग्री या π/2 इंटू एन कैप। एन कैप क्या होगा, एन कैप होगा आई और जे दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर या आई जे को कंटेन करने वाले प्लेन के परपेंडिकुलर। और उसकी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे कि आई वेक्टर की तरफ फिंगर्स को रखो राइट हैंड के, और जे की तरफ स्मॉलर एंगल के थ्रू स्मॉलर एंगल को ट्रेवर्स करते हुए जे की तरफ घुमाओ सीधे हाथ की उंगलियों को, तो थंब की डायरेक्शन क्या देगी, एन कैप देगी। ठीक है, तो एक काम करते हैं, एक बार आई जे और के बना लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। तो बच्चों ये मैंने बना लिया एक्स वाई और जेड डायरेक्शन। ठीक है, इसमें एक्स और वाई और जेड की डायरेक्शन ऐसे लेनी है कि यदि आप राइट हैंड की फिंगर्स को एक्स में रखोगे, वाई की तरफ कर्ल करोगे थ्रू स्मॉलर एंगल, तो थंब विल गिव यू द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। ठीक है, तो इस तरीके से एक्स वाई जेड लेते हैं हमेशा, ये आपको बता चुका हूं पहले भी। ठीक है जी, तो एन कैप की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, आई कैप की यानी इस डायरेक्शन में आई कैप होगा ना, इस डायरेक्शन में ये आई कैप की डायरेक्शन है, और ये डायरेक्शन बच्चों जे कैप की है ना। तो आई कैप की डायरेक्शन में देखिए, आई कैप की डायरेक्शन में फिंगर्स को राइट हैंड की फिंगर्स को रखा, और जे कैप की तरफ थ्रू स्मॉलर, ये एंगल कौन सा होगा, स्मॉलर 90 डिग्री का एंगल होगा ना, और जो ये वाला एंगल है बड़ा वाला, ये क्या होगा, ठीक है इसको मैं हटा देता हूँ वापस, कंफ्यूजन हो जाएगी, ये होगा 270 का। तो हमें क्या करना है, स्मॉलर एंगल के थ्रू अपने राइट हैंड की फिंगर्स को घुमाना है, कहां से, पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ, ये पहला वेक्टर ये दूसरा वेक्टर। ठीक है जी, तो आई कैप से मैं जे कैप की तरफ फिंगर से घुमाऊंगा, तो थंब कहां जा रहा है, पॉजिटिव जेड में जा रहा है। तो एन कैप की डायरेक्शन क्या होगी बच्चों, जेड डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन, और जेड डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है, के कैप। तो एन कैप एक्चुअली बच्चों क्या होगा, ये होगा के कैप। तो वैल्यू क्या, साइन π/2 1 होता है, तो सारा 1 1 1 इंटू के कैप हो गया, तो बचेगा एक्चुअली खाली के कैप, ये बचेगा के कैप। ठीक है, तो आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के कैप। ठीक है जी, सिमिलरली आप कर सकते हो कि जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई कैप। ठीक है, तो आपको या तो ये पूरी एक्सरसाइज करके देखो एग्जाम में, तब आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के कैप निकल के आएगा, जिसमें कि आप जल्दबाजी में गलती भी कर सकते हैं, या फिर आप इसको याद रखते बैठो कि आई क्रॉस जे इज के, जे क्रॉस के इज आई, और 100% कन्फ्यूजन हो जाती है। तो उसको सिंपल तरीके से क्या कर सकते हैं बच्चों, याद करने के लिए आप क्या करोगे, आई के बाद जे आता है अल्फाबेट में, और जे के बाद क्या आता है, आई जे के LMNOP, तो आई के बाद जे और जे के बाद के, तो ऑर्डर तो याद रहेगा कि पहले आई है फिर जे है फिर के है, इतना खाली याद रखने से काम चल जाएगा। कैसे, आप एक छोटा सा डायग्राम देखिए, ये आई कैप है, ये जे कैप है, फिर ये के कैप है। ठीक है जी, तो आई से आपको जे की तरफ जाना है, घड़ी की सुइयों के डायरेक्शन के अपोजिट यानी एंटी क्लॉकवाइज जाना है, फिर जे से जाना है के की तरफ, और के से जाना है आई की तरफ। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि यदि आप आई क्रॉस जे करोगे तो के मिलेगा, जे क्रॉस के करोगे तो आई मिलेगा, और के क्रॉस आई करोगे तो जे मिल जाएगा। यदि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन याद है और आई जे के याद है, तो आप एग्जाम में सेकंड्स में ये निकाल लेंगे कि आई क्रॉस जे के होता है, के क्रॉस आई जे होता है, और कभी कंफ्यूजन नहीं होगी, कभी मिस्टेक नहीं होगी। इस रूल को याद रखेंगे, एक चीज। ठीक है, दूसरी चीज, मान लीजिए आई क्रॉस जे ना आके जे क्रॉस आई आ गया, यदि आप इस एरो से अपोजिट जाएंगे तो नेगेटिव साइन लग जाएगा, यानी इसका मतलब क्या हो गया, आई क्रॉस जे इज के, तो जे क्रॉस आई इज माइनस के। वो आपको वैसे भी मालूम है कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, बिकॉज वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉन कम्यूटेटिव। इनफैक्ट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, ये याद रखेंगे। तो आई क्रॉस जे क्या होगा बच्चों, आई क्रॉस जे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों, यहां देखिए माइनस ऑफ जे क्रॉस आई, ये हमेशा होगा, ये रूल हमेशा किन्हीं भी दो वेक्टर्स के लिए होगा, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। तो आई क्रॉस जे मालूम चल गया, तो जे क्रॉस ए माइनस के होगा। ठीक है, तो इस चीज को बच्चों बिल्कुल हाईलाइट करके याद रखो। ठीक है, ये मैं हटा देता हूं।
चलिए इसको आप बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ये इंफॉर्मेशन बहुत काम की है आपको। यदि ये ठीक से याद होगा तो एग्जाम में स्पीड भी बढ़ जाएगी और गलतियों के चांस भी बहुत कम हो जाएंगे। ठीक है जी, इतना कर लिया। उसके बाद एक और चीज समझते हैं बच्चों। देखिए ये तो हो गया हेट्रोजीनियस क्रॉस प्रोडक्ट, यानी आई का जे के साथ, जे का के के साथ एंड वाइस वर्सा। अब मान लीजिए आई क्रॉस आई आ गया आपके पास, आई क्रॉस आई। ठीक है, तो यहां देखो आई, और ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि आई और आई दोनों कोलिनियर है, क्योंकि एक ही वेक्टर का खुद से ही क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो, तो दोनों कोलिनियर हो गया ना, एक ही वेक्टर हैं दोनों। तो एंगल बिटवीन आई एंड आई 0, तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, साइन, यहां देखो साइन थीटा, तो सिंस थीटा इज 0 तो साइन 0 इज 0, तो आई क्रॉस आई क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है इसमें। सिमिलरली जे क्रॉस जे और के क्रॉस के भी 0 हो जाएगा। ठीक है जी, के क्रॉस के भी 0 हो जाएगा। तो ये चीज सिंपल है, मगर बच्चे भूल जाते हैं एग्जाम में और इसको भी कुछ का कुछ कर लेते हैं। नहीं करना मिस्टेक, आई क्रॉस आई 0 होता है। यहाँ एक चीज इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखना कि आई डॉट आई 1 होता है और आई क्रॉस आई 0 होता है। ये चीज याद है तो आपका काफी काम बन जाएगा। आई क्रॉस आई 0, आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, जे क्रॉस जे 0 एंड सो ऑन। और आई के साथ में यदि आप ये करते हो, आई डॉट जे करते हो या आई डॉट के करते हो, ये सारी वैल्यूज बच्चों 0 होती हैं। लेकिन आई क्रॉस जे इज नॉट 0, ये क्या होता है, के कैप होता है। ठीक है, ये चीज आपको बेसिक है, याद रखनी चाहिए। आई जे और के डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट खुद से और एक दूसरे के साथ क्या रिजल्ट देते हैं, ये अच्छे से आपको समझ में भी आना चाहिए और इन रिजल्ट्स को आपको याद भी रखना चाहिए। एग्जाम में बहुत फ्रिक्वेंटली इन रिजल्ट्स की जरूरत पड़ती है, ना केवल मैथ्स में, फिजिक्स में भी जरूरत पड़ेगी आपको। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं कुछ खास प्रॉपर्टीज या कुछ खास इंपॉर्टेंट रूल्स जो कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स के लिए एप्लीकेबल है। तो पहला है डिस्ट्रीब्यूटिव रूल, ठीक है, या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। किस कंटेक्स्ट में बात हो रही है बच्चों, ये बात हो रही है क्रॉस प्रोडक्ट के कंटेक्स्ट में। ये मत भूलना ना, ये क्रॉस प्रोडक्ट की बात चल रही है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, ये चीज इस कंटेक्स्ट की बात हो रही है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, मान लीजिए ए और बी दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर, इनफैक्ट 3 वेक्टर्स हैं, ए बी एंड सी। इफ आई से ए क्रॉस बी प्लस सी, तो ए को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा बी और सी के साथ में, तो ए क्रॉस बी प्लस सी क्या बन जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ठीक है, ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव रूल। यदि आपको इस तरह से मिल जाएगा भी कि एक वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का सम के साथ हो रहा है, तो उसको इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। ठीक है, सिंपल है, इसमें कुछ खास नहीं है। ऐसा हम डॉट प्रोडक्ट में भी देख चुके हैं, ए डॉट बी प्लस सी क्या होता था, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। सिंपल चीज है, इसमें कुछ ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया। दूसरा एक स्केलर का लॉ होता है ना, स्केलर का या स्केलर का रूल बोल देते हैं, लॉ तो क्या ही होगा ये, है ना। स्केलर का रूल में क्या होता है बच्चों, जैसे मान लीजिए ए वेक्टर के साथ में आपने लैम्डा बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट किया, तो लैम्डा क्या है बच्चों, लैम्डा इज एनी स्केलर। स्केलर क्या, एक तरह से रियल नंबर को स्केलर बोल देते हैं ना, एनी नंबर या एनी वैल्यू जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है ना, डायरेक्शन नहीं है ना, वैल्यू है, मैग्नीट्यूड नहीं, उसको वैल्यू बोलते हैं। बिकॉज मैग्नीट्यूड तो क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, और स्केलर क्या हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो स्केलर को अच्छा नाम हो सकता है रियल नंबर। तो लैम्डा इज एनी रियल नंबर जिसको हम स्केलर भी बोल सकते हैं। तो यदि कोई इस तरीके से लिखता है कि ए क्रॉस लैम्डा बी वेक्टर, तो इसमें क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं लैम्डा ए क्रॉस बी वेक्टर। मतलब क्या हुआ, लैम्डा यहाँ से उठ के ए के पास आ गया, बी को छोड़ के ए से चिपक गया, तो लैम्डा ए क्रॉस लैम्डा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हो गया। दिस इज इक्वल टू दिस, यानी फेयर इनफ। यदि बी को छोड़ के लैम्डा इधर आ गया तो चलेगा। सिमिलरली यदि लैम्डा दोनों को छोड़ के बाहर आ गया, मैं किसी के साथ ही रहना है ना, लैम्डा इज नॉट लिविंग विद ए और बी एनीबडी, तो भी चल जाएगा। तो लैम्डा ए क्रॉस बी, तो स्केलर के साथ में आप कुछ भी कर सकते हो, चाहे बी के साथ रख दो, ए के साथ रख दो, या दोनों से बाहर निकाल दो। ठीक है, तो सेम चीज हमने डॉट प्रोडक्ट में भी देखी थी, डॉट में भी यही रूल होता था। ठीक है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आपको याद होना चाहिए। तीसरी, यदि दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, तो आप लोग ऑलरेडी डॉट प्रोडक्ट के थ्रू देख चुके हो कि एंगल कैसे निकालते हैं। याद होगा कि कॉस थीटा क्या होता था, कॉस थीटा होता था
ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय ए बी, ठीक है। इस तरीके से आप कॉस थीटा निकाल देते हैं। लेकिन यदि साइन थीटा निकालना है तो साइन थीटा निकालने का डायरेक्ट तरीका क्या है, आप क्रॉस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हो। किस तरीके से, देखिए ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड निकाल दो, इसका मॉड कर दो। मॉड करते ही क्या होगा, जो एन कैप था ना वो हट जाएगा, क्योंकि एन कैप का मॉड क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, मैं एक चीज यहां बता दूं बच्चों, जैसे कि ए क्रॉस बी ये अलग है ना, सेपरेट है ये। जैसे ए क्रॉस बी क्या होता था, ए क्रॉस बी होता है ए बी साइन थीटा एन कैप, ठीक है। ये पूरी वैल्यू होती है ए क्रॉस बी की। अब यदि मैं इसका मॉड निकालने बैठ जाऊं तो इसका भी मॉड निकलेगा, ठीक है। तो मॉड ऑफ ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी क्या होता है, मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू मॉड ऑफ सी इंटू मॉड ऑफ डी एंड सो ऑन। तो ठीक है, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, मॉड ऑफ ए। अब मॉड ऑफ ए लिखूं, मॉड ऑफ बी से मल्टीप्लाई करूं, क्योंकि मॉड ऑफ ए तो ए एक्चुअली मॉड ही है ना, तो लिखने की जरूरत नहीं है, पर चाहे तो लिख सकते हैं। चलिए लिखे रहने देते हैं, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ साइन थीटा एंड मॉड ऑफ एन कैप। इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। यानी प्रोडक्ट एक से ज्यादा चीजों का प्रोडक्ट है, उसका मॉड निकालना है, तो आप क्या करोगे, इंडिविजुअली सबका मॉड निकाल के प्रोडक्ट कर दो, ठीक है। तो मॉड ऑफ ए क्या होगा, ए ही होगा, ये बी होगा। अब साइन थीटा का मॉड, साइन थीटा का मॉड लिखना पड़ेगा, क्योंकि साइन थीटा नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में से कोई भी वैल्यू रेंडर कर सकता है, तो इसके आगे मॉड लगाना पड़ेगा। मॉड ऑफ साइन थीटा, अब मॉड ऑफ साइन थीटा यदि मॉड हटेगा तो क्या होगा, साइन थीटा, साइन थीटा के अंदर यदि नेगेटिव वैल्यू हुई तो मॉड लगाना जरूरी है। मगर जब दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालोगे तो साइन थीटा हमेशा पॉजिटिव आएगा। चौंकिए मत, देखिए दो वेक्टर्स के बीच में एंगल क्या हो सकता है, 0 से लेके 360 तक कुछ भी, ऐसा आपको लग रहा होगा ना, नहीं, एंगल हमेशा 180 से नीचे ही होगा। क्योंकि यदि दो वेक्टर्स मैंने बनाए, देखिए मान लीजिए इस तरीके से बनाता हूँ, एक वेक्टर ये बनाया और दूसरा मैंने ऐसा बना दिया, ठीक है। ये तो ये एंगल मान लीजिए हो गया 150 डिग्री का, और ये एंगल जो हो गया वो कितने का हो गया बच्चों, 210 डिग्री का। तो आप इसमें क्या कोड करोगे कि दो वेक्टर्स हैं ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, इनके बीच में एंगल क्या बताओगे आप 210 डिग्री बताओगे या 150 डिग्री बताओगे, आप एक्चुअली 150 डिग्री ही बताओगे, ठीक है। यदि इनके बीच में एंगल 180 होता है तब तो बात ही अलग होगी, है ना। लेकिन यदि 180 से जरा भी टिल्ट होते हैं तो एक एंगल क्या होगा, 180 से छोटा होगा और दूसरा एंगल 180 से बड़ा होता जाएगा। तो आप हमेशा छोटा वाला एंगल कोड करते हो, यानी 150 कोड करोगे, 210 नहीं करोगे। तो बेसिकली कहने की बात ये होगी कि दो वेक्टर्स के बीच में एंगल हमेशा क्या बताया जाएगा, 180 से छोटा एंगल बताया जाएगा। और साइन थीटा फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। देखिए साइन थीटा जो है ना, ये देखिए साइन थीटा जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा, दोनों ही में, यानी 0 से π/2 के लिए थीटा की वैल्यू 0 से π/2 के लिए एंड π/2 से पाई तक के लिए साइन थीटा पॉजिटिव होता है, ठीक है। और आपको पता है कि दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 0 से 180 होगा, जैसे ही 180 से बड़ा हुआ तो दूसरा वाला एंगल बताने लग जाओगे जो कि 180 से छोटा होगा। तो आप हमेशा कोड जो करोगे वो 180 से छोटा वैल्यू ही होगा, ठीक है। तो इसलिए साइन थीटा का जो वैल्यू आएगा वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, तो इस पर मॉड लगाने की जरूरत नहीं है। तो इसको लिख दीजिए ए बी साइन थीटा और मॉड ऑफ एन कैप। अब एन कैप यूनिट वेक्टर है, उसका मॉड मतलब उसकी लेंथ, तो यूनिट वेक्टर की लेंथ होती है 1, तो ये वैल्यू आ गई इंटू 1। तो फाइनल वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, ए बी साइन थीटा, किसकी, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी की, ठीक है। तो ये वैल्यू एक्चुअली क्या बन जाएगी, मैं आपको भी इसको एक काम करते हैं, इस पहले तो आपको फॉर्मूला देता हूं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। साइन थीटा इज गिवन बाय मॉड ऑफ ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, ठीक है, ये होता है। अब ए क्रॉस बी का मॉड हमने देखा क्या होता है, ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा, ठीक है जी। और मॉड ए मॉड बी को मैं डायरेक्टली ए बी लिख सकता हूं, तो बच गया मेरे पास क्या, साइन थीटा। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला निकल के आता है बच्चों, ये फॉर्मूला कि साइन थीटा इज गिवन बाय मॉड ऑफ ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय मॉड ए मॉड बी, ठीक है जी। तो इस फॉर्मूले को याद रखेंगे, ये भी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा आसान है। इनफैक्ट आप एंगल निकालना तो हमेशा ये फॉर्मूला यूज करो, अनलेस उन्होंने स्पेशली बोल दिया कि फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया कि आपको क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करके एंगल निकालना है दो वेक्टर्स के बीच में, तो आप फिर ये फॉर्मूला लगाने के अलावा कोई और चारा बचेगा नहीं आपके पास, तो आपको लगाना ही पड़ेगा। इसलिए ये फॉर्मूला भी आपको बता रहा हूँ, वरना एंगल तो आपने इसी से निकाल लिया था, फिर ये बताने की जरूरत क्या थी मुझे, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में पूछ लेते हैं कई बार कि आप क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करके ये करो वो करो,
अच्छा, ऐसे ही पूछना कई बार कि क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करके एक ट्राइंगल का एरिया निकालो। ठीक है, चलिए आप इसको नोट कर लीजिए या समझ लीजिए एक बार, या स्लाइड का आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं इसको हटा के एक बार आपको वेक्टर्स का या वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करके ट्राइंगल का और पैरेललोग्राम का एरिया निकालना सिखाता हूं।